मोस्ट वेलकम करता हूं जय मां शारदा यूट्यूब चैनल एंड कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक इसी प्रकार आप लोग कोशिश करते रहिए, दिल लगाकर मेहनत करते रहिए। आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में आप बेहतर प्रदर्शन जरूर करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी अपने सिलेबस पे, और जो कुछ वीवीआई प्रश्न हैं, जो कुछ मॉडल सेट बनाया गया है, इन प्रश्नों पर ध्यान देना है, फोकस करना है। आप लोगों तो इसको पूरी तरह से याद कर लिए होंगे, आपके पास पूरा मटेरियल जमा होगा, लेकिन हम फिर भी आप लोगों के बेहतर रिजल्ट के लिए थोड़ा सा परिश्रम करके हमने एसएसटी का 5 सेट बनाए हैं, जो आपके पास लेकर सेट नंबर 1 लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं आज के सेक्शन को। तो आज के सेक्शन बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, वह है क्रैश कोर्स के रूप में रहेगा, यानी क्लास 10 के लिए है। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। समय आपका जो एग्जाम में रहेगा वह 1.5 घंटा का रहेगा। यहाँ जो है 5-10 मिनट खत्म करेंगे, ठीक है। एक समय देखकर आप भागिएगा नहीं, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। आपको एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से लगभग 80% प्रश्न मिलने वाले हैं। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इसका आपका जो एग्ज़ाम होगा 40 मार्क्स का होगा MCQ, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेट नंबर 1 मॉडल से प्रश्न पत्र लेकर चलते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि यह जो मॉडल प्रश्न पत्र है यह जैक के द्वारा प्रकाशित नहीं की गई है, आप इसके भ्रम में मत रहिएगा। यह जो सेट है हमें अपने अनुभव के अनुसार बनाए हैं कि कौन कौन प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये आप सबों को इसमें देखने के लिए एक बार ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक बार कुछ प्रश्न आपका जो एग्ज़ाम में, आपका जो एग्ज़ाम में जो रूल रहेगा उसको कुछ बता देते हैं। ये कुछ 40 प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न में 4 अंक या 1 अंक निर्धारित है, यानी एक प्रश्न आप सही कीजिएगा 1 नंबर मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प, यानी प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें सही ऑप्शन का टिक करना है, यानी कलर करना है, रंगना है। लेकिन हम इस सेट नंबर 1 में लेके जो आए हैं बिना ऑप्शन का है, बाकी सेट नंबर 2 से आपको ऑप्शन के साथ मिलेगी, ठीक है। और अगर आप गलत करते हैं तो गलत उत्तर के लिए आपको कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हम सबों के बीच में पहला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो हम सभी जानते हैं कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वह 1789 ईस्वी को हुआ था, और उस समय फ्रांस का जो राजा था वह लुई 16वां था। नेक्स्ट है कि सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्टैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन था। तो इसके जो लेखक थे वह रूसो थे, ठीक है। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो जोसेपे मैतेस्नी का जन्म 1807 ईस्वी को इटली के जेनेवा में हुआ था, ठीक है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है यंग इटली सोसाइटी की स्थापना तो किसने, जोसेपे मैतेस्नी ने। हमने बता दिया इनका जन्म 1807 ईस्वी को इटली के जेनेवा में हुआ था। अगला है कि इटली का एकीकरण कब हुआ। तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था, और बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद 1871 में पूरी हुई थी। शुल्क संघ जालवाइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी। जो शुल्क संघ जालवाइन जो थी, इसकी स्थापना प्रसा की आदेश के पहल के अनुसार किया गया था। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो हम सबों को पता है कि ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है एक बहुत बड़ा हत्याकांड है, जो अमृतसर में कहाँ हुआ था। अमृतसर में कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रश्न जो है ना बिल्कुल मस्ट इम्पॉर्टेंट। हम इन सब प्रश्न का जो बनाए हैं ना, पिछले साल जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, विगत साल में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी का इतिहास से उठाया गया प्रश्न है। और यह सब प्रश्न से आपका मॉडल सेट में, या जो मॉडल सेट तैयार किया गया है, यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो चलिए पूरे वीडियो अब बने रहिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करके रखिएगा। और बिल्कुल हम प्रत्येक सब्जेक्ट का 5-5 सेट देंगे, और सभी का सेट बनकर तैयार हो गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने, जिसे बापू के नाम से भी जाना जाता है। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, या किसने कहा था? तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, या बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने, किस सरकार ने? ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया था। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? हमारे जिसमें हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों के, 1947 से पहले जो सीमांत गांधी एक व्यक्ति का उपाधि दिया गया था। या जो आप देखिए, अब यहाँ एक गलती मत कीजिएगा कि जैसे गांधी पढ़ेंगे मार देंगे महात्मा गांधी, बिल्कुल ऐसा गलत नहीं करना है। आपको याद रखना होगा कि सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था। उत्पत्ति के आधार पर अब चलिए, यहाँ तक हमारा इतिहास था। अब हम लोग प्रवेश कर चुके हैं किसमें? भूगोल में। अब चलिए देखते हैं भूगोल के कौन कौन से प्रश्न हैं, किस टाइप के प्रश्न हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है भूगोल का कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार का होता है। एक जैव संसाधन जिसमें जान होता है, दूसरा अजैव संसाधन जिसमें जान नहीं होता है। अगला है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? यानी भूमि निम्नीकरण, मृदा का कटना छटना ही भूमि निम्नीकरण कहलाता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, तो जैसे अधिक सिंचाई, वनों की अत्यधिक कटाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1992 में। इसको रियो डी जेनेरो के नाम से भी जाना जाता है। अगला है किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? मेरे प्यारे बच्चों, आप इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि ऐसा नहीं कि काली मृदा अरे मार दो, यहाँ नहीं पाया जाता है, तो राजस्थान में नहीं पाई जाती है। अगला है पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन मिक्स हुआ है, शायद हमको लगता होगा कि ये पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना किस क्रिया के अंतर्गत आता है। वो शायद ये हो सकता है, तो शायद कंफर्म तो नहीं है। इस क्वेश्चन को फिर से डिप्रेशन में डाल देंगे। नेक्स्ट है कि बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1973 में बाघों की संख्या को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? तो संकटग्रस्त जातियाँ। इसके अंतर्गत वैसे जाति वाले जानवरों या ऐसी चीज़ों को रखा जाता है जिसकी संख्या धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। नेक्स्ट है कि 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में श्रीफोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यत्व बहुउद्देशीय नदी? बहुउद्देशीय का मतलब होता है कई उद्देश्य को देखते हुए किसी कार्य को करना। तो बहुउद्देशीय नदी पर परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है, तो इससे उसका उद्देश्य होता है कि सभी चीज़ों को लाभ मिले, अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी को नुकसान हो। तो पूछता है कि किसके पक्ष में नहीं है? तो ये जो होता है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है। यानी जब कहीं बांध अगर बनाया जाएगा तो उसके अगल बगल गाँवों को विस्थापन करना पड़ता है। तो यह जो व्यक्ति होते हैं यह बहुउद्देशीय परियोजना में भाग नहीं लेते हैं, इसको नहीं करवाना चाहते हैं। ठीक है, अगला है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध जो है वह नर्मदा नदी पर बनाई गई थी। सामान्यतः किस देश का विकास किसी आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? यानी प्रश्न पूछा जाता है कि किसी देश का विकास अगर करना है तो किस आधार पर निर्धारित करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। यानी देखेंगे कि उस देश में एक व्यक्ति एक साल में कितना पैसा कमाता है, उसका औसत साक्षरता दर देखेंगे और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति को देखना पड़ेगा। अगला है कि मान लीजिए किसी देश में 4 परिवार है, एक देश है उसमें 4 परिवार है। यहाँ थोड़ा गणित आपको समझना होगा। एक परिवार है जिसमें कितना, एक देश है इसमें 4 परिवार रहता है। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय यानी एक व्यक्ति 5,000 कमाता है। प्रति व्यक्ति आय अगर देखा जाता है तो इसमें से एक व्यक्ति का हिस्सा 5,000 होता है।
किस 5,000 होता है अगर 3 परिवार की समस्या। अब इसमें 3 परिवार, तो देखो एक व्यक्ति 5,000 तो 4 व्यक्ति का हो गया सीधा सीधी कितना 20,000। 20,000 हो गया ना। अब 20,000 जब हो गया तो पूछता है कि 3 परिवार जो है और 3 परिवार मिलकर कमाता है 4,000। एक 4,000, दूसरा 7,000 और 3,000, यानी 7 से 11 और 12 13 14,000। कितना कमाता है 3 व्यक्ति मिलकर के 14,000। और टोटल इनकम कितना हो रहा था 20,000। तो 20,000 में 14 करेंगे तो इसमें जो है चौथा व्यक्ति वह 6,000 रुपये कमाता है। कितना कमाता है 6,000 रुपया कमाता है। बिल्कुल सही आंसर निकला था हम लोगों का। चलिए अगला देखते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर की जाती थी। तो जो मानव विकास रिपोर्ट जो देशों की तुलना की जाती थी वह शिक्षा के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती थी। अगला है एक वर्ष में पैदा हुए व्यक्ति, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाता है। अगर एक साल में 1,000 बच्चे जन्म लेता है और 1 साल के पहले अगर उस बच्चे की अगर मृत्यु हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं शिशु मृत्यु दर। क्या कहते हैं शिशु मृत्यु दर। अगला है वनोत्पादक। वनोत्पादक का मतलब जो हमें वन से चीज़ें प्राप्त होती है, संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है। तो हम सभी जानते हैं कि वे क्रियाएं जिसका संबंध पृथ्वी से हो वह प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। किस क्रिया के अंतर्गत प्राथमिक क्रिया से। और प्राथमिक क्रिया से जो वस्तु प्राप्त होती है उससे अगर कोई वस्तु बनाई जाती है तो वह द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आता है। और जो सेवा प्रदान करता है और तृतीय क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे गेहूं से बिस्कुट बनाया जाना द्वितीय क्रिया है और इस बिस्कुट को दुकान में बेचा जाना तृतीय क्रियाएं हैं। कोई दिक्कत किसी को, अगर कोई दिक्कत है समझने में तो आप हमें कमेंट बता सकते हैं। ठीक है, हम और भी बेहतर बताने का प्रयास करेंगे। वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, कुल क्षेत्र जो होते हैं जिस पर सरकार का नज़र रहता है, सरकार चलाती है और उन्हें सरकार नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, क्या कहलाते हैं। तो संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी हाँ, संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। अगला है रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई है। कितने भाई है 4 भाई है। रमेश खेतों में काम करता है। ठीक है, रमेश जो है खेत में काम करता है। सुरेश किसी फैक्ट्री में काम करता है। नरेश एक शिक्षक है। ठीक है, और राकेश एक टैक्सी का ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो हमने बताया था कि जो व्यक्ति सेवा देता है जैसे अगर ड्राइवर है तो ड्राइवर अगर है, नरेश एक शिक्षक है तो नरेश सेवा दे रहा है तो क्या हो जाएगा, ये भी सेवा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। राकेश क्या है तो राकेश ड्राइवर है यानी गाड़ी चालक है, टैक्सी चला रहा है तो ये भी सेवा देने काम कर रहा है तो नरेश और राकेश होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। रूरल के क्या है रोहन के पास कोई काम नहीं है और बेरोजगार है। वह रोजगार की गारंटी देने वाले सरकारी योजना मनरेगा के तहत यानी उसका कहे तो हम लोग श्रम कार्ड बना हुआ है। कौन सा कार्ड, मजदूर मेट का कार्ड। ठीक है, इस श्रम कार्ड इसको बोलते हैं, मजदूर मेट का कार्ड। और इसमें इसका नियम है कि 100 दिन के अंदर व्यक्ति को काम दिया, साल में 100 दिन काम मिलता है। तो क्या कहता है कि अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों की रोजगार गारंटी, तो मनरेगा के तहत, मजदूर मेट के तहत, श्रम कार्ड के तहत किसी भी व्यक्ति को 1 साल में 100 दिन काम दिए जाते हैं। अगर 100 दिन काम नहीं मिलता है तो सरकार उसे घर बैठा कर पैसे देती है। चलिए अगला है कि एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं। जिससे हम लोग अपने घरों में काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु इस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है व्यक्ति तो काम करता है लेकिन उसके काम करने की आवश्यकता नहीं होती है, झूठ मूठ में काम करता है, जबरदस्ती। अगला है कि अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है। तो इसलिए किया जाता है ताकि उसको पैसा अच्छा से मिले।
अगर गेहूं का दाम तोड़ लिया बिस्कुट और गेहूं के दाम में बिस्कुट बेच देगा तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए अंतिम उत्पाद की गणना की जाती है। तो आंसर क्या लिखेंगे कि गन्ना की समस्या से बचने के लिए। अगला है सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन कथन असत्य है। तो इसका अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है या गलत है। अगला है कि निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है। तो बेल्जियम का जो भाषाई समूह है वह स्पेनिश नहीं था। अगला है स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया। तो सिंहली को। किसको? सिंहली को। अगला है कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? 1948 में। हमारा देश भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 1947 में। श्रीलंका 1948 में, यानी 100 बाद। और खुशी की बात है भारत श्रीलंका में मैच भी था और मात्र 50 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गए थे। कौन? श्रीलंका। और इस बार भारतीय टीमों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई कप को अपने कब्जे में लिया है। अगला है कि निम्न में से कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है। तो विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार 6 संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। अगला, निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है। तो अरबी। अगला है निम्न में कौन सुमेलित नहीं, यानी कौन सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया है कि राज्य सरकार और राज्य सूची, केंद्र सरकार, संघ सूची, केंद्र और राज्य सरकार, समवर्ती सूची, स्थानीय सरकार, ऑफिस अधिकार है। तो इसका जो सही मिलान नहीं है, ये तो राज्य सरकार राज्य सूची सही मिलान है, केंद्र सरकार संघीय सूची सही मिलान है, केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची बिल्कुल सही है। लेकिन इसका आंसर गलत है। कौन सा है? तो स्थानीय सरकार ऑफिस अधिकार, तो यही इसका सही आंसर होने वाला है। अगला है कि भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है। तो वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया था। फिर एक गलत दिया है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि वर्ग विशेष के हित समूह, किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन। दूसरा, राजनीतिक दल, ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गरज से लोगों को लामबद्ध करता है। तीसरा, आंदोलन, किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक ऐसा संघर्ष जिसमें सांगठनिक संरचना भी हो सकती है या नहीं भी। अगला है दबाव समूह और राजनीति में सीधे भाग लेना। तो बिल्कुल यह गलत है। दबाव समूह सीधे राजनीति में भाग नहीं ले सकता है या किसी के विरुद्ध आंदोलन कर सकता है, उस पर दबाव बना सकता है किसी काम को करने को लेकर। अगला है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। पुनः क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सही नहीं है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आंदोलन, खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह, तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल, श्रीलंका संघात्मक प्रणाली। तो इसका जो आंसर होने वाला है वह श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बिल्कुल हम सबों का इस प्रकार बिल्कुल 40 प्रश्न खत्म कर चुके हैं और चलिए इसी तरह फिर मिलते हैं आप सबों के बीच में हम सेकेंड सेट लेकर। तो तब तक इस वीडियो को पूरा प्यार दीजिएगा और अपने आप देखने के बाद अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमने सुना है कि बांट के पढ़ने से जल्द ज़्यादा याद होता है। ठीक है, तो चलिए तब तक जय हिंद।